अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे हो सकते हैं तमाम लोग। कराची हाइट्स, बदकिस्मत कराची हाइट्स जब कहीं जाते हैं और इस इरादे से जाते हैं कि वीकेंड है, कहीं शॉपिंग पर चले जाएं, अपने प्यारों के लिए कोई शॉपिंग कर ली जाए, कोई चीज़ें देख ली जाएं। कराची वालों की ये बदकिस्मती रही है कि जब वो चाहते हैं कि वो किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करें तो उन्हें लोड शेडिंग का सामना होता है। घर में वो अपनी एक्टिविटी कर सके तो उन्हें लोड शेडिंग का सामना होता है। गैस नहीं है, पानी नहीं है। इसके अलावा अब अगर कहीं शॉपिंग करने भी चले जाएं तो अलमिया ये कि वो जगह, सानिया, वाक़या और ऐसा वाक़या कि 2 दिन तक लगातार आहो पुकार, चीखो पुकार ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। ये वो लोग हैं जो कि हमारे शहर में बसते हैं। ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे अपनों से भी हो सकता है। सोचें, इस प्लाज़ा में कोई हमारा अपना भी हो सकता था। सोचें, इस प्लाज़ा में हम भी हो सकते थे, मैं भी हो सकती थी, आप भी मौजूद हो सकते थे। हमारा वीकेंड भी इस प्लाज़ा में गुजर सकता था। लेकिन बात वही है कि किसी को कोई ख्याल नहीं है। जब ये खबर सामने आई कि शॉपिंग मॉल में आग लग गई है, लोग अंदर फंसे हुए हैं, तो दिल ने सोचा कि नहीं, अभी थोड़ी सी देर में फायर ब्रिगेड आएगी और उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और उसके बाद वहाँ पर स्नॉर्कल पहुँचेगी, लोग बाहिफाजत बाहर आ जाएंगे। अब अलमिया ये है इस खबर के बाद कि अब तक 18 से ज़ायद अफराद जो है बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हो चुके हैं। 14 जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। 7 की शनाख्त नहीं हो चुकी है। कई ऐसे हैं जो लापता हैं, यानी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं लेकिन पता नहीं लग रहा है कि वो कहाँ है, क्या हुआ। लोग लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, अपने प्यास कर रहे हैं। आहो बका, चीखो पुकार के मनाजिर, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क़यामत आ गई है। ऐसा लग रहा था न जाने कब ये हादसा जो है वो ख़त्म होगा और लोग अपने प्यारों से मिल सकेंगे, लेकिन वो अपने प्यारों से नहीं मिल सके। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पर सेफ्टी सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ पर या तो लोगों में अवेयरनेस नहीं, या फिर बिल्डिंग के सिस्टम्स इतने नाकारा हैं। इतने सालों तक हुकूमत करने वाली सिंध गवर्नमेंट क्या कह रही है इस पे, सिवाय तसल्लियों के और क्या कहा जा रहा है, सिवाय बातों के और क्या किया जा रहा है। बयानात पे बयानात ताजिर बरादरी में गम गुस्सा पाया जाता है। एक के बाद एक इस तरह के वाक़यात होना, हादसात होना। 2025 में देखें आप, आग लगने के कितने वाक़यात हुए और 2026 की शुरुआत इतने बड़े सानिया के साथ। आप सोचें कि ये क्या अलमिया है, ये इंसानी अलमिया है, ये वो वाक़या है। ये गुल प्लाज़ा का आपने नाम सुना होगा ना। लोग वहाँ पर शॉपिंग के लिए जाते हैं, लोग वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेने के लिए जाते हैं कि इक्विपमेंट्स ले लें, डिनर सेट ले लें और बच्चियों की शादी का सामान ले लें और सारा कुछ। आप सोचें, जो वालिदैन वहाँ पर मौजूद होंगे, जो अपने प्यारों के लिए शॉपिंग कर रहे होंगे, वो वापस नहीं आए। ये प्लास्टिक की जो दुकानें हैं वहाँ पर, उसमें भी बहुत ज़्यादा आग भड़की। इसके अलावा इसकी जो पूरी डिटेल है वो सिटी 21 पर हम आपको लम्हा बलम्हा बताते रहे, आगाह करते रहे, आपके साथ में शेयर करते रहे कि ये वो तमाम मनाजिर हैं, ये वो तमाम हादसात हैं, ये वो तमाम वाक़यात हैं जिनके ऊपर जो है सिटी 21 रिपोर्ट करता रहा। मगर सवाल ये है कि क्या हमारे पास सेफ्टी के इतने इक्विपमेंट्स मौजूद हैं? क्या हमारी जो रेस्क्यू है वो वेल इक्विप्ड है? जब मैंने ये खबर सुनी ना कि जी रेस्क्यू की गाड़ियाँ गुरुमंदिर पर फंसी हुई हैं और वहाँ पर लोग जो हैं वो मदद के तलबगार हैं, अपनी मदद आपके तहत लोग किस तरीके से एक दूसरे को निकाल रहे थे, कोई किस तरह से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। हमने यहाँ पर ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी देखी, ऐसी फ़ोन कॉल्स भी सुनी जो कह रहे थे कि आखिरी वक्त है, इस वक्त आखिरी वक्त है, अभी जो है वो जिससे हमसे गलती हो गई वो हमें माफ़ कर दे। तो आप देखें, लोग नाहक अपनी जानों से जा रहे हैं, इसका कसूरवार कौन है? ये इतने लोग जो अपनी जानों से चले गए, इसका कसूरवार कौन है? कराची शहर एक बड़ा शहर है, मेगा सिटी है, तो इसमें मेगा इंतजामात होने चाहिए ना। नहीं, अगर आप स्नॉर्कल की बात करें तो क्या हमारे पास इतनी ज़्यादा स्नॉर्कल है? अगर आप रिस्पांस रेट की बात करें तो क्या हमारे पास इतना रिस्पांस रेट है कि हम इंस्टेंटली जहाँ पर भी हमें खबर पहुँचती है कि जी आग लग गई है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँच सकती है? ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाली है। सारी चीज़ें जो है अब इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इनके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब नहीं तो फिर कब? अब नहीं तो शायद फिर कभी नहीं। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा प्लाज़ा जिसकी अकब की दीवार गिर गई, इतना बड़ा सान्हा रोनुमा हो गया। ये गुल प्लाज़ा जिसके बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, भाई लोग जाएं और यहाँ पर शॉपिंग करें और लोग जाएं और यहाँ पर वीकेंड पे अपने घरों के लिए सामान लाएं, अपने लिए चीज़ें लाएं। आज गुल प्लाज़ा सान्हा बन गया, आज गुल प्लाज़ा वाक़या बन गया। और ये किसकी बदौलत? ये नाक़िस इंतज़ामात की बदौलत, रिस्पांस रेट कम होने की बदौलत। आखिरकार
ये वाक़यात कब थमेंगे? पहला वाक़या नहीं था, लेकिन जो वाक़या हुआ है वो कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या है, ये एक बहुत बड़ा सानिया है और इस साने पर आज के शो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने शो के फॉर्मेट को कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के शो में जो है वो डेफिनेटली हमारे साथ बहुत सारे जो है गेस्ट आएंगे और शामिल होंगे, जिसमें हम बात करेंगे सेल्फ डिफेंस के हवाले से भी, जिसमें हम ये भी चीज़ें जो है वो आज मद्देनज़र रखेंगे कि अगर कहीं पर वाकई इस तरह से आग लग जाए तो लोगों को अपनी मदद आपके तहत जो है वो किस तरीके से बच के निकलना है, कहाँ कहाँ एग्जिट पॉइंट होते हैं, कैसे अपना सेल्फ डिफेंस करना है। फिर स्किन केयर के हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर इसके अलावा दीगर और इश्यूज़ भी हैं जो कि आज हम सिटी एट 10 में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो आपके साथ में सिटी अपडेट्स में शेयर कर लेती हूँ। तो सिटी अपडेट्स जो है वो इस तरह से है कि जो वेदर फोरकास्ट है वो हमारी स्क्रीन पर थोड़ी सी देर में पॉपअप हो जाएगी एंड विल शो यू कि आज दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा। तो दिन भर जो मौसम है वो 11 बजे रहेगा 19 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 22 सेंटीग्रेड, 1 बजे रहेगा 24 सेंटीग्रेड और 2 बजे रहेगा 25 सेंटीग्रेड। एंड इक्वली जो है वो अब आपके साथ में शेयर करते हैं करेंसी रेट्स, और करेंसी रेट्स जो हैं वो आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ और करेंसी रेट्स जो है थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर पॉपअप होंगे एंड वी विल शेयर विद यू कि आज जो करेंसी रेट्स हैं वो क्या हैं। अच्छा जी, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 190, कैनेडियन डॉलर है 205, इसके अलावा यूरो जो है वो 329 है, कुवैती दिनार जो है वो 918 है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, लेट्स सी। अच्छा जी, ये है यूके पाउंड 380, फिर इसके अलावा सऊदी रियाल जो है 75 पर है, यूएई दिरहम जो है वो 77 पर है, यूएस डॉलर जो है वो 282 पर है। और जल्दी से चलते हैं और आपके साथ में जो है फौरी से वेजिटेबल प्राइस शेयर कर लेते हैं। तो वेजिटेबल प्राइस जो है थोड़ी सी देर में हम आपके साथ में शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि वेजिटेबल प्राइस में टमाटर जो है ये 40 पर है। अच्छा जी, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव आलू 23 एंड वी हैव लहसुन 288 एंड व्हाट वी हैव अदरक हमारे पास 288 पर है। अच्छा जी, गाजर जो है 46 पर है एंड तुरई जो है वो 104 पर है। इसके अलावा जो है लौकी वो है 92 पर, इसके बाद फूल गोभी जो है वो 58 पे है, इसके बाद खीरा जो है वो 92 पर है और फिर उसके बाद भिंडी जो है वो 230 पर है एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, प्याज जो है वो 52 पर है। तो ये तो थी जी सिटी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, शो में या वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सानहा गुल प्लाजा के हवाले से बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है गेस्ट मौजूद होंगे। तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद वेलकम बैक। तो सानहा गुल प्लाजा के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है स्पोक पर्सन सिंध गवर्नमेंट सुखदेव सरदार हिमनानी साहब ने। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी अच्छा सुखदेव साहब, ये जो कहते हैं ना गुल प्लाजा, अब ये सानहा गुल प्लाजा में तब्दील हो गया है। अब तक क्या कुछ किया है सिंध गवर्नमेंट ने इस सानहे के हवाले से, इस वाक़े के हवाले से? पहले तो ज़रा ये बताइए कि करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि सानहे में तब्दील हो गया। अब सानहा गुल प्लाजा सिर्फ कराची सिंध का नहीं, आई वुड से नेशनल सानहा बन गया, गिवन इसका जो मैग्नीट्यूड है डेथ्स का, इंजरीज का। एट द मोमेंट ये है कि 9 डेथ्स हैव बीन कंफर्म्ड और 4 लोग बताए जा रहे हैं इंक्लूडिंग अ चाइल्ड, जिनकी बॉडी पार्ट्स के रिमेन्स जब रेस्क्यू का ऑपरेशन किया जा रहा था वो मिले हैं। इनका डीएनए भी करवाया जा रहा है ताकि उनकी शनाख्त हो। ऑलमोस्ट जो है आप कह लें 65 हैव बीन रजिस्टर्ड, जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराया, इनकी फैमिलीज ने कि दे आर मिसिंग एंड ये जो है एंड मोर देन 35 इंजर्ड, जिसमें से 25 हैव बीन रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल्स, बाकी दे आर अंडर ट्रीटमेंट। ये काफी अनफॉर्चुनेट वाकया था। आपने जब से ये वाकया हुआ सुना होगा बार बार कि मैं उस चीज थोड़ा बात करना चाहूँ। ग्रेड 3 की फायर है, ग्रेड 3 की। ग्रेड 3 की फायर होती क्या है? एक होता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जो भी अर्बन एरियाज होते हैं, शहरी इलाके होते हैं, वहाँ पे ग्रेड 1 पे एक फायर टेंडर जाता है। ग्रेड 2 के बाद 2 से 3 फायर टेंडर। जब ग्रेड 3 होता है तो फुल फ्लैज आग होती है, उसमें पूरे शहर को इमरजेंसी बेसिस पे आग के निजाम को, फायर फाइटिंग सिस्टम को डिक्लेयर किया जाता है। ग्रेड 3 के बाद जो है अर्बन एरियाज में आग नहीं होती। ग्रेड 3 के बाद हमेशा नेशनल सानात होते हैं। जैसे इंटरनेशनली आप देखेंगे 9/11 का वाकया हुआ था, इट वाज एन फायर जो ग्रेड 3 से ज्यादा थी, बट इट वाज इन अर्बन एरिया। मैं कहीं से कंपेयर नहीं कर रहा। ग्रेड 3 से ऊपर जो भी आग होती है वो हमेशा आप देखते होंगे, जैसे ब्राजीलियन जंगल होते हैं, अमेज़न जंगल होते हैं, या पाकिस्तान के जंगलात में 4-4 दिन 5-5 दिन आग चलती है, इस तरह के होते हैं। अनफॉर्चुनेट वाकया है, हमारी कंडोलेंसेस हैं उन फैमिलीज के साथ, ताज़ियत है जो है जिनके लवाहिकीन सर अनफॉर्चुनेट वाकया भी है, बस क्या कह सकते हैं, कराची वाले हैं ही इतने बदकिस्मत सर कि हम जहाँ पर भी जाएं, शॉपिंग भी करने जाएं
तो हादसा हो जाता है, आग लग जाती है, लोग इतनी खुशी से जो है वो शॉपिंग कर रहे थे वहां पर। सर क्या वजूहात हैं, क्यों हमारा इंस्टेंट रिस्पांस नहीं है? चलें इस पे तो पहले बाद में बात करेंगे कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं सेफ्टी एग्जिट था, वजूहात क्या थी, लेकिन सर क्या वजह क्या है, क्यों फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं पहुंच पाती है, क्यों ये इंस्टेंटली रिस्पांस नहीं है? जी कहना फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंची, इट इज नॉट ट्रू। ये फैक्ट सर से गुरु मुद्दी मंदिर पे नहीं है। गाड़ियां फंसी हुई थी, मैं वहां पर मैडम लोग मैडम चीखो मैडम पुकार मैं कर अर्ज रहे कर थे, लूँ, मदद के मैडम मैं लिए अर्ज कर पुकार रहे लूँ, थे। सर प्लीज पहुंचे इफ यू होंगे अलाउ मी, जरूर, लेकिन प्लीज इफ रिस्पांस यू रेट अलाउ वो नहीं मी, था जो होना चाहिए था। इफ यू अलाउ मी प्लीज। 10:16 पे जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन मौसूल होती है कि आग लगी है। 10:27 पे वहाँ पे, या गालिबन 10:28 पे 2 फायर टेंडर्स वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही वो पहुँचते हैं, आग बुझाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पूरे शहर में जब फायर 3 की आग डिक्लेयर की जाती है, एट द मोमेंट जैसे वो गाड़ियाँ पहुंची, पूरे शहर की गाड़ियों को वहाँ पे इकट्ठा किया। जो पूरे शहर से इकट्ठा हो रही थी, वो ट्रैफिक में फंसी। सैटरडे में शादी हॉल्स के बाहर, वहाँ हर जगह पे जैसे ही ट्रैफिक का इशू आया, हमने जो ट्रैफिक के रूट्स थे यहाँ पे उसको क्लोज करके सिर्फ और सिर्फ उन पैचेस के लिए कर दिया जो आप पे फायर की गाड़ी आएंगी। ये कहना है कि टाइमली रिस्पांस नहीं पहुंचा, तो आई थिंक इट्स नॉट फैक्चुअल। हम्म। गालबन ये भी एक बात चल रही कि पानी बड़ा ताखीर से पहुंचा। देखिए ना, आग को 3 तरीके से जी जी बुझाया जी जी जाता है। जी जी पानी सर, पानी सर वहां पर जो पानी लोग मौजूद थे, मैं जो मैडम लोग रिक्वेस्ट वहां करूंगा, एनी शाहिदीन थे, वहां उनका पे ये कहना था कि पानी भी नहीं था। जी जी। आग 3 तरीके से बुझाई जाती है: पानी, हम्म। फोम और मिट्टी। आग की कैटेगरीज होती हैं, ए कैटेगरी, बी, सी, डी, ई। डी हाँ। कैटेगरी जैसे बारूद होता है, उसकी आग को बुझाने के लिए पाउडर यूज होता है। बी कैटेगरी में फॉर्म यूज होता है। फॉर्म बड़ा रेयर कम यूज किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे लोग फंसे होते हैं वहाँ फॉर्म हम यूज कम करते हैं। फायर फाइटर हम्म। में वो ऑक्सीजन को कट ऑफ करता है, सप्लाई को। पानी भी यूज होता है, फॉर्म भी यूज होता है, केमिकल्स भी यूज होते हैं, मिट्टी भी यूज होती है। कहीं कहीं पे ताखीर आई, उनको रिफिल करने में फायर टेंडर्स को, जो ऑलरेडी वहाँ पानी फेंक के गए थे, वहां पे जो फिर हमने वाटर बोट के टैंकर्स हैं उनको बुलाया। घंटा आधा उसमें पानी होगा, नेवरदलेस वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अगेन व्हाट लेड टू द फायर, जैसे मैं आपको कहता, ग्रेड 3 की फायर बोलने में बड़ा आसान है। वी डोंट नो कि यूजुअली ऐसे नहीं होता कि 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर एक छोटी सी आग ग्रेड 3 की फायर में कन्वर्ट हो जाए 20 मिनट में। आपने अक्सर न्यूज देखी हो कि घरों में सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं। जी इस्लामाबाद में 2 हफ्ते पहले भी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। जी जी। कराची में हर 2 दिन बाद, पर इतने बड़े बड़े सिलेंडर के ब्लास्ट भी होते हैं, दे नेवर कन्वर्ट इनटू ग्रेड 3 फायर। मैं एक मिसाल देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है। 2025 के साल में कराची के जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो फेडरल गवर्नमेंट की टेरिटरी में आते हैं, जहाँ पे हमने आग बुझाई है, कोई 8 से ऐसे वाकयात हुए थे जो उसमें आते हैं, फैक्ट्रीज में लगे, एंड काफी लोग उसमें जख्मी भी हुए, हलाक भी हुए। हाँ। बट नेवरदलेस कभी भी वो आग, हालांकि 5-6 फैक्ट्री में एक साथ लगी, ग्रेड 3 में कन्वर्ट नहीं हुई। तो ये आग थोड़ी बड़ी थी। हम इसको एक बार, जैसे हमने बनारस के पहले, हमारा मकसद था फायर को बुझाना और रेस्क्यू करना। अभी रेस्क्यू एक बार करने, नेचुरली यहाँ पे कोई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनकी भी गफलत होगी। जहाँ पे हमें चीजें नजर आ रही हैं कि उन्होंने चेक क्यों नहीं किया या इन्फोर्समेंट क्यों नहीं कराई, ताकि 2016 में हमने जो लॉ इनेक्ट किया था, हाँ। उसको इन्फोर्स करवाएं और फायर फाइटर सिस्टम को पूरा इन्फोर्स करवाएं। हम इसको भी करेंगे, बट लेट अस रेस्क्यू एवरीवन फर्स्ट, देन वी विल मूव टू दिस आल्सो। अच्छा सर, जिस तरीके से हमारी आदत है, मतलब हम कराचीइट्स की तो अब आदत बन गई है हर साने को झेलना और शायद इस तरह के बयानात भी सुनना। आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब क्या प्लान किया गया है कि नेक्स्ट इस तरह के वाकयात ना हो, इस तरह के वाकयात से बचा जा सके? और बिल्डिंग की ऑडिट के हवाले से ही बताइएगा सर। वहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जी कोई जिस तरह से जो है वो खतरनाक आतिशज़दगी का सामान भी मौजूद था, तो फिर पहले से फायर सेफ्टी ऑडिट क्यों नहीं किया गया सर? मैंने रिक्वेस्ट करूंगा, आपका चैनल की क्या कराची की ऑडियंस मेनली ज्यादा देखती है, एक लोकल चैनल भी है, तो उसके आपके तवज्जुह से मैं किस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए, हम इसको बार बार ऐसे कुछ आना होते हैं, हम कहते हैं कराची वाले लवारिस हैं, कराची का इशू ये। देखिए आप स्टैट्स उठा लें, जैसे मैंने आपको इस्लामाबाद की मिसाल दी, घरों में सिलेंडर ब्लास्ट की मिसाल दी, ये कराची के फायर आग लगने के वाकयात इस तरह के कराची स्पेसिफिक नहीं होते, ये नेचुरल सानियात होते हैं। अक्सर घरों में भी जो ब्लास्ट होते हैं, वो ब्लास्ट कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में ब्लास्ट हो, मेरे किचन का सिलेंडर फंसे, उसमें कुछ छोटी सी कोई सुई भी निकली होती है सिलेंडर से, वो ब्लास्ट में तब्दील हो जाता है। ये काफी नाजुक चीजें होती हैं। तो इसका ऐसे नहीं कि कराची का ये इशू है, कोई कराची की गवर्नेंस का इशू, दुनिया में कहीं और आग नहीं लगती, इस्लामाबाद में आग नहीं लगती, केपी में नहीं लगती, पंजाब में नहीं लगती, और स्पेशली इस मैग्नीट्यूड की जो नेशनल सानियात आते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पे हमें कराची स्पेसिफिक या इस तरह की पॉइंट्स पूरी नहीं करनी चाहिए, which won't be right, number 1. Number 2, कल आपने सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि टाइम एंड अगेन ऑर्डर्स होते गए हैं। 2016 में अगर हमने 2016 में लॉ लाया था इसके हवाले से, उसकी कोई वजूहत थी, ऐसे वाकयात का भी खदशा था। पहले भी इस शहर में बल्दिया फैक्ट्री जैसे वाकयात हुए, वहां पे अनफॉर्चुनेटली ऐसे वाकयात भी हुए कि आपने फैक्ट्री क्लोज कर दी, भत्ता ना मिलने पे 300 लोगों को मार दिया, या उससे पहले टिम्बर मार्केट में हुआ था, या उससे पहले बुलेटिन मार्केट में था। गवर्नमेंट वाज अवेयर ऑफ इट। हम 2016 में लॉ भी लाया, हमने टाइम एंड अगेन इन्फोर्स करने की कोशिश की। जो बिल्डिंगें हैं 2005
5-6 से पहले जो बनी हुई है जो जी बिल्डिंग जी है, जी जैसे गुल प्लाजा था या उसके बराबर में रिम्पा प्लाजा है, वहाँ पे उनका ये नक्शे में ही नहीं है कि बेसमेंट में मेज़लाइन पे आप कमर्शियल करें, पर लोगों ने किए हुए हैं। जब भी गवर्नमेंट उसको अपनी रिट इन्फोर्स कराने जाती है, ताजर बिरादरी या उस प्लाजास की एसोसिएशन जो हाँ। होती है वो धरना कर देती हैं, हड़ताल कर देती हैं, कारोबारी पहिया रुक जाता है, रोड बंद हो जाते हैं। उस चीज़ को काम डाउन करने सर के लिए अभी कभी गवर्नमेंट अभी बैकफुट पे भी चली जाती है। अभी प्लान क्या है सर, अभी प्लान क्या है, व्हाट्स द प्लान कि इस तरह अभी के वाकयात our से बचा plan जा is सके? to first हम्म। rescue, हम्म। रेस्क्यू के बाद विल इनिशिएट एन ऑडिट। आया ये आग हुई कैसे? कोई कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई कह रहा है सिगरेट की वजह से हुई, समवन इज सेइंग कि मसनूई जी फूलों जी की दुकान थी, वहां पे आग लगी। उससे आग नेचुरली लगी। जब आग लगी, इस बिल्डिंग के अंदर मवाद इतना था इन्फ्लेमेबल, जैसे गैस सिलेंडर्स इस बिल्डिंग के हम्म। थे, गैस की पाइपलाइन थी, अल्कोहल था, परफ्यूम्स का, पेट्रोल था, 2000-3000 लीटर ज्यादा पेट्रोल, जनरेटर्स थे, गाड़ियां थी, जी आग लगी, ब्लास्ट पे ब्लास्ट होते गए, ब्लास्ट पे ब्लास्ट होते गए। अभी भी कूलिंग का पीरियड चल रहा है, पर जी ये जी भी इतना वो सेंसिटिव पीरियड होता है कि चिंगारी लगी वापस उठ जाए तो ये जो है दोबारा आग लग सकती है, तो अभी भी उसको हम कर रहे हैं। वंस जब रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए उसको ऑडिट करा जाएगा व्हाट लेड टू द फायर, और जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें एक पूरा निजाम लाया जाएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस बार जो ताजर बिरादरी है उनको भी एक रियलाइजेशन हुई होगी। अनफॉर्चुनेटली हमें इस दायश तक नहीं आना चाहिए था कि उनको गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा विद दिस थिंग। खाली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप जी जी पेट्रोल जी पंप्स पे देखती हैं, रेस्टोरेंट्स पे देखती हैं, फायर फाइटिंग के आलात लगे होते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आग लग जाए, अनटिल अनलेस आई डोंट नो कि वो फायर आलात को कैसे यूज, तो वो किस काम का, गवर्नमेंट लगा भी देती है, उसको बाद में यूज किसने करना है? आपने करना है, मैंने करना है, आम सिटीजन ने करना है। तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। हम समझते हैं अभी ताजिर एसोसिएशंस को भी रियलाइजेशन आएगी, वो गवर्नमेंट के इसमें हाथ बटाएंगे, सपोर्ट करेंगे, जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें एक फायर ऑडिट भी हो और उस चीज को बेहतर बनाया जाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए कि आपने हमारे सिटी 10 के लिए टाइम निकाला। और बात यही कि अब ये सीखना है कि नेक्स्ट इस तरह के वाकयात ना हो तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सके, और अगर खुदा न खास्ता इस तरह के वाकयात हो भी जाएं तो फिर उसके लिए हमारे पास जो है वो इंस्टेंट रिस्पांस क्या है, लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए, लोगों को इस बारे में कैसे बताया जाए। चलें जी, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और पर्सनैलिटी से। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम स्किन केयर के हवाले से। अच्छा भाई, स्किन केयर के हवाले से ना बहुत सारे लोग इस तरह से पूछ रहे होते हैं कि सुबह सुबह आइसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई इस वेदर में आइसिंग करेंगे तो ऐसे ही मुझे भी इतना फीवर हो रहा है, आप सबको भी फीवर हो जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि लोग आइसिंग करते हैं। इसके अलावा स्किन केयर के लिए बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ होती हैं, बहुत सारी स्किन प्रोडक्ट्स होती हैं जो लोग यूज़ करते हैं। तो आप अपनी स्किन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप अपनी स्किन केयर के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डर्मेटोलॉजिस्ट है नौरीन, और उनको शो में वेलकम करते हैं। हेलो नौरीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? I'm good, Sabah. Thank you. Let me just correct. I'm a dentist and aesthetic physician. यस। So, हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सुबह सुबह आइसिंग करना जरूरी है कि नहीं। यस। आपने बेसिकली आइसिंग आपके पोर्स बंद कर रही होती है, हाँ। लेकिन सुबह सुबह मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि आप सुबह उठे होते हैं, आपके साइनसेस, आपकी ब्लड जो है वो चेहरे की तरफ ज्यादा होता है, फ्लूइड जो है, और आपकी पफिनेस भी हुई भी होती है। हाँ। तो आप जब पूरा दिन गुजार के आ जाएं, स्पेशली ये वेदर है और यहाँ पे ड्राइनेस हुई भी ज्यादा, तो शाम में जब आप लोग मेकअप वेकअप उतार लें, अपना डे ऑफ कर रहे हो, यू आर डन फॉर द टाइम, तो आप उसके बाद एक आइस डिप ले सकते हैं। और इसका सुबह करने में इतना इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपके पोर्स सुबह खुले हुए होते हैं और आपने मेकअप अप्लाई करना होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि अच्छी सी क्लेंजिंग करें सुबह उठ के, और उसके बाद अपने दिन का आगाज करें। अच्छा, जी, अच्छी सी क्लिनजिंग करें और फिर सुबह का आगाज़ करें। अच्छा ये बताएं ओवरऑल स्किन के हवाले से कि जो बहुत ज़्यादा एक्नी होती है जिन लोगों को, और इस सीज़न में भी, विंटर सीज़न में भी बहुत सारे लोगों को ना एक्नी हो रही होती है, उसके लिए क्या करें? क्योंकि अच्छा वो इस तरह से होता है कि वो एक्नी की ट्रीटमेंट कराते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कराते, लेकिन फिर दोबारा एक्नी वापस आ जाती है। तो ये जो रिपीटेशन ऑफ एक्नी है, ये क्या प्रॉब्लम है? ये कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, या मतलब एक्नी ख़त्म ही नहीं होती, इसको आप इसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ती है थ्रू आउट? एक्नी के बहुत सारी वजूहात है ना। देखिए, अब एज पे भी डिपेंड करता है, हॉर्मोन्स पे भी डिपेंड करता है, और ये एग्रीवेट ही यंग बच्चों से स्टार्ट होती है, पुबर्टी से, और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे कुछ लोगों को मिड एज में जाके खत्म हो जाती है, उनके हॉर्मोन सेट हो जाते हैं और वो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आते हैं। और अगर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे अपने ऊपर और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स, तो वो एक अलग मसला है कि एक्नी आपकी लाइफ लॉन्ग चले चले जा रही है ना। तो खवातीन में अलग एक्नी के वजूहात होती हैं,
हार्मोन्स होते हैं, आपके साइकिल होते हैं, आपका वेदर है, आपकी स्किन केयर है। मेल में अलग हार्मोन्स क्या होता है, एक्सपोजर होता है पोल्यूशन से, और उनके भी बॉडी के अलग केमिकल्स होते हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो सारी चीज मैटर करती है वो आपकी इंटरनल केयर है, जो आप अपने बॉडी में डाल रहे हैं, जो आप चीज खा रहे हैं, आपकी गट कैसी है, अंदर से इनसाइड आउट एक्ने का बहुत ताल्लुक है। और दूसरी चीज ये कि आप टॉपिकली क्या केयर कर रहे हैं अपने लिए। तो इंटरनल भी मैटर करता है और एक्सटर्नल फैक्टर भी इसमें रोल प्ले करते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है, एक्ने सबसाइड हो जाती है। आपने सिर्फ ध्यान देना है और अपना सिर्फ ख्याल रखना है कि अपनी डाइट को चेंज करना है। इसमें शुगरी फूड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कुछ लोगों को लैक्टोज वाली चीजों से यानी डेयरी प्रोडक्ट से हो जाती है एक्ने, ठीक है। तो ये अपनी डाइट को भी तुम पता करना जरूरी है कि हमें किस चीज से ट्रिगर हो रही है एक्ने। ऑयली फूड्स खाने से होती है। तो ये बिल्कुल इलाज इसका है, इसका कोई भी इसमें ये नहीं है कि ये नहीं जा सकती। सही, मतलब आप ये कह रही हैं कि एक्नी जो है उसके बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिस वजह से ये एक्नी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा कि वो खेलना कूदना या बाहर जाना या फिर कॉलेज में उस तरीके से मूव अराउंड करते रहना, तो उस वजह से भी जो है लोगों को बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही होती है। अच्छा, ये जो फिर आप यंग एज में इतना केयर नहीं कर पा रहे होते। व्हेन यू आर यंग, यू आर इनटू स्पोर्ट्स, यू आर इनटू फ्रेंड्स, यू आर गोइंग आउट, यू आर प्लेइंग, यू आर स्टडीइंग, यू आर डूइंग योर असाइनमेंट्स, सो यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन एज यू शुड। तो उसमें फिर ये होता है कि वो जरा लंबी चल जाती है। और कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चियां हैं जो वाकई रिलीजियसली अपनी स्किन केयर रिजीम को फॉलो करते हैं, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है सोशल मीडिया का भी, कि वो आपको इस चीज पे लेकर आ रहा है। अब तो मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह मर्द हज़रात में भी काफी अवेयरनेस है। अच्छा नौरीन, ये जो रिंकल्स होते हैं इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? बहुत सारे लोगों को झाइयाँ होती है, रिंकल्स होते हैं, तो इसके लिए खवातीन क्या करें? क्योंकि इसके लिए जो एस्थेटिक क्लिनिक्स में जाते हैं ना तो वो बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर होते हैं। तो कोई ऐसी रेमेडी या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो इंस्टेंट हो कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं तो वो उसकी रिमूव हो जाए? और बहुत सारे लोगों को ये भी इशू होता है, यानी लोग कंप्लेन करते हैं, आप ही लोग बताते हैं कि भाई खून की कमी की वजह से भी जो है वो रिंकल्स वगैरह होते हैं, तो ये झाइयों का क्या इलाज है? अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। अब दो चीजें मिक्स हो रही है। झाइयाँ बिल्कुल अलग चीज है जो कि पिगमेंटेशन के निशानात होते हैं, और रिंकल्स जो है वो क्रीजेस हैं जो हमारी एजिंग के साथ हमारी स्किन लूज हो जाती है। दोनों के बारे में बताइए। दोनों चीजें अलग हैं, दोनों की अलग कॉजेज हैं। एक सूरज में ज्यादा एक्सपोजर की वजह से होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह लेने के लिए हार्मोन्स ऊपर जिनके होते हैं उनको हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरतों को हो जाती है झाइयाँ वगैरह ना, निशान हो जाते हैं। इसका इलाज है, हर जगह है। एस्थेटिक क्लिनिक्स में मेडिकल ग्रेड का इलाज है। आप क्योंकि होम रेमेडी पूछ रही हैं जो कि एक इंस्टेंट रिजल्ट देता है, होम रेमेडीज में आप ये यूज कर सकते हैं जो कि स्किन के बैरियर के लिए हार्श ना हो। हमें अपनी स्किन पे एक बैरियर भी रखना जरूरी है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। और जो ये हार्श केमिकल्स हम रेमेडीज में लगाते हैं ना, ये उसको खराब कर देते हैं। लेकिन मैं आपको आज ऐसी चीजें बता रही हूँ जिससे आपका नेचुरल बैरियर खराब नहीं होगा और आपकी स्किन इंस्टेंट ग्लो की तरफ जाएगी। बिल्कुल, हमें यही पूछना है कि इंस्टेंट ग्लो कैसे आए, जो झाइयाँ हैं वो कैसे खत्म हो? अच्छा, इसमें ये है कि मेरे पास आज ग्लिसरीन है, कोई सी भी ग्लिसरीन अच्छी कंपनी की लेके, इसमें फ्यू ड्रॉप्स, और ये मेरी मदर को मैंने देखा था करते हुए, और काफी हमारे घर में भी चलती है ये चीज, और बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत इजी है। हर एक के घर में होता है ग्लिसरीन पैंट्री में। तो आप उसमें फ्यू ड्रॉप्स लेमन लें, क्योंकि लेमन में एसिटिक एसिड होता है। तो ज्यादा यूज नहीं करना हमने लेमन, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए हार्श भी है, बैरियर के लिए। लेकिन आपकी डेड स्किन को निकालता है, पिगमेंट को थोड़ा सा हटाता है। इंस्टेंट ग्लो, अगर आपके पास टाइम नहीं है एस्थेटिक क्लिनिक जाने का या सैलून जाने का, और आपका कोई इवेंट आ गया और आपको लग रहा है कि यार डल हो रही स्किन, तो आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन लेके उसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है आपने लेमन के मिलाने हैं, और उसके बाद आपने इसको फेस पे अप्लाई करना है फॉर फ्यू मिनट, and then you just leave it and wash your face with lukewarm water. तो इससे बहुत अच्छा इंस्टेंट ग्लो आता है। जिन लोगों को आपने कहा रिंकल्स के लिए आप चाह रही हैं कि भाई हम टाइम नहीं है, शादी आ गई है कल और हमने जाना है बाहर, फौरन से क्या चीज घर में से निकल सकती है जो कि क्विक फिक्स है, और फिर हम लेटर ऑन इसको जो है कंटिन्यू कभी कभी कर सकते हैं घर में से ही। तो उसमें ये है कि आप हनी लें और एग वाइट लें। हनी सबके किचन में होता है, ठीक है। आप उसमें फ्यू ड्रॉप्स लें अपने फेस के हिसाब से, और किसी भी चीज को ना ओवरडू ना करें। जैसे आपने उसको बहुत देर लगा के चूल्हे के करीब नहीं जाना। जितनी होम रेमेडीज हैं, जितनी मेडिसिन हैं, जितनी क्रीम्स और सीरम्स हैं, कभी भी उनको लगा के आपने चूल्हे के पास काम नहीं करना है।
ठीक है? और कोशिश करें कि आप दिन में अप्लाई करें और धूप में भी ना जाएँ ये चीज़ें करके, क्योंकि आपने इंस्टेंटली ये चीज़ें बिल्कुल ठीक करनी कह रही है कि जब भी आप होम रेमेडीज करते हैं या कोई ट्रीटमेंट्स करते हैं ना, तो फिर ना जाया करें बाहर इस तरीके से। चलिए जी, बिल्कुल नौरीन, आप जो है वो हमारे शो में हमारे साथ रहे, ज्वाइन करेंगी भी नौरीन हमें थोड़ी सी देर में, लेकिन एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, तो फिर नौरीन से ये पूछेंगे कि स्किन वाइटनिंग के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि स्किन वाइटनिंग के तो अब इंजेक्शन भी है, ट्रीटमेंट्स भी हैं, और बहुत सारे ऐसे और जो है ना वो ऑप्शंस हैं जो लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। लेकिन नौरीन के पास एक खास किस्म की रेमेडी है स्किन वाइटनिंग के हवाले से, उस पर करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्किन वाइटनिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि स्किन वाइटनिंग के ट्रीटमेंट भी हैं और बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस भी हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है, वाइटनिंग की तरफ जाती है। लेकिन हमारे साथ जो नौरीन मौजूद है, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और डेंटिस्ट भी हैं और अपनी फील्ड की एक्सपर्ट है, ये बताने लगी हमें एक ज़बरदस्त स्किन वाइटनिंग का टोटका। नौरीन, अप टू यू, बताइए क्या करना चाहिए स्किन वाइटनिंग के लिए कि फ़ौरन से ग्लो भी आ जाए और आपका जो कलर है वो फेयर हो जाए। अच्छा भाई, ऐसा हो कि आपके पास इस वक्त घर में टाइम नहीं है और आपके पास कोई इनविटेशन आ गया रैंडमली, आपके घर में कोई चीज अवेलेबल नहीं है और आप ऑन द गो हैं, परेशान हैं कि हमने क्या करना चाहिए कि यार थोड़ा सा जो है हमारा टोन अच्छा हो जाए और हम जब मेकअप करें तो ग्लो वाली लुक आ जाए, या हमें कहीं बाहर फैमिली में इवेंट में जाना है, तो घर में सबके योगर्ट मौजूद होती है। आप रेगुलर 2 टीस्पून योगर्ट लीजिए, उसके अंदर किचन में से बेकिंग सोडा लीजिए, पिंच यानी कि चुटकी, बिल्कुल आपने चुटकी बेकिंग सोडा लेके उस योगर्ट में मिला लेना है और अपने फेस पे पूरे अप्लाई कर दें। फेस साफ होना चाहिए, आपका वॉश हुआ हुआ होना चाहिए, उस पे आप अप्लाई करके उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ें अंटिल यू फील टाइटनेस एंड लिटिल बिट ऑफ टिंगलिंग। थोड़ी सी टिंगलिंग होगी क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो अपना काम करता है। जैसे ही टिंगलिंग को आप स्पंज से रिमूव कर लें और फिर आप मुझे दुआएं दीजिए। अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल दुआएं भी देंगे, लोग आपको कांटेक्ट भी करेंगे, भाई इतनी जबरदस्त आप रेमेडी बता रही हैं स्किन वाइटनिंग की। और उसके बाद अच्छा, ये इसका रिस्पांस रेट क्या है, कितनी इंस्टेंटली ये ग्लो ले आता है स्किन के ऊपर? आप फेस वॉश करेंगे एंड यू विल सी द डिफरेंस इन द मिरर। सीरियसली, ये तो बहुत जबरदस्त रेमेडी है। योगर्ट में जो नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं और एसिड्स होते हैं और आप उसके अंदर मिला रहे हैं बेकिंग सोडा, तो वो मिलके जो है ना आपके फेस पे से एक डेड स्किन और फौरी एक ग्लो लेकर आता है। सही। तो काफी अच्छी रेमेडी। अच्छा नौरीन, ये जो स्किन वाइटनिंग के इंजेक्शन है या दीगर प्रोसीजर्स हैं, ये कौन कौन से हैं और शॉर्ट प्रोसीजर्स कौन से हैं स्किन वाइटनिंग के? अच्छा देखिए, हर चीज कोई भी चीज शॉर्ट नहीं है, इसको आपने को तो यही चाहिए ना। देखिए अब क्या होता है कि जो लंबा चौड़े प्रोसीजर्स होते हैं ना, एस्थेटिक्स के पास जाते हैं, 1 विजिट, दूसरा विजिट, 6 विजिट या 12 विजिट, उसमें लोग थक जाते हैं। कोई ऐसी आपके पास ट्रीटमेंट हो जिससे कि बहुत जल्दी जो है वो फर्क पड़े। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई वो ओवर द नाइट हो जाए सारा कुछ, लेकिन इस तरह का हो कि वो कम से कम 3 विजिट में तो बेहतर हो जाए ना स्किन, वरना लोग पूरा साल जा रहे होते हैं एस्थेटिक्स। नहीं, एक्चुअली मेंटेनेंस के लिए जा रहे होते हैं लोग और जाना भी चाहिए, लेकिन मंथली अगर आप एक अच्छा सा हाइड्रा फेशियल विद केमिकल पील ले लेते हैं मेडिकल ग्रेड की एस्थेटिक क्लिनिक से, तो वो इंस्टेंट रिजल्ट आता है और काफी दिनों तक 2 to 3 वीक्स आपका ग्लो रहता है। तो उसके बाद आपका फिर अनदर स्केड्यूल हो जाता है विजिट, तो उसमें ये होता है कि आपकी डेड स्किन निकल जाती है, अगर कोई पिगमेंटेशन है तो उसी फेशियल में जो है वो आपके लेजर भी ऐड हो जाते हैं। तो वो आपकी जो मेडिकल ग्रेड के एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं उसमें आपकी एक विजिट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जो कि अब बहुत जरूरी है। अच्छा चलिए ठीक है, आप क्योंकि डेंटिस्ट भी हैं तो इसका फायदा उठाते हुए ना आपसे इस हवाले से भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चमकदार वाइटनिंग टीथ कैसे मुमकिन है? Like this. Yes. यार ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। मैं कहती हूँ हम लोग फेस पे, स्किन पे, बालों पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जब लोग हंसते हैं ना, तो असल उनकी सेहत जो है ना उनके दांतों से पता चलती है। मैं कहती हूँ इंसान की पर्सनैलिटी दांतों से पता चलती है कि यार ये कितना साफ है इंसान। और दांतों का साफ होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आगे खराब भी नहीं होंगे, आपको दर्द भी नहीं देंगे, ना आपको दर्द देंगे ना आपकी जेब को दर्द देंगे, अगर उसे राइट टाइम पे आप। लेकिन डेंटिस्ट बहुत महंगे होते हैं नौरीन, ये ना कहे। महंगे हमें पड़ जाते हैं ना, क्योंकि हम इग्नोर कर रहे होते हैं बहुत महंगे होते हैं आप लोग। डेंटिस्ट के पास जाने से पहले ना 10 दफा आवाम सोचते हैं कि जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसीलिए तो आजकल जो खवातीन है ना
उन्होंने वो जो हम हाँ। बात कर रहे थे, आपको याद होगा हम डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने जो है ना वो खुद ही अब टी पॉलिश भी निकाली हुई है और वो खुद ही वाइट टीथ के ऊपर टी पॉलिश करके चले जाती है। नहीं, ये वो मैं खर्चा बचाने का recommend नहीं तरीका है। करूंगी। हालांकि वो ये मैं गलत recommend है, नहीं ऐसा करूंगी। नहीं करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हाँ। आपने नहाए बगैर परफ्यूम लगा लिया। एग्जैक्टली, हाँ। और दूसरी चीज ये कि दांतों के लिए ये केमिकल्स बिल्कुल हार्श होते हैं, तो हाँ। उसका भी मैं एक क्विक सा आपको रेमेडी दे सकती हूँ आज के, क्योंकि कभी कभार ये हो जाता है कि पेंट्री में हमारे अच्छे टूथपेस्ट खत्म हो जाते हैं हाँ। और हमारे दांत, हम घर आए कहीं से और ओहो पेस्ट नहीं है और हाँ। कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो उसमें फिर हम ये कर सकते हैं कि हर घर में हमारे पास कोकोनट ऑयल होता है। हाँ। ठीक है, तो हम उसमें कोकोनट ऑयल में हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल के हम दांतों पे अगर स्क्रब करें लाइक फॉर वंस, इसको आप हैबिट नहीं बनाएं, इसको आप हाँ। फौरन रोजाना टूथपेस्ट का रिप्लेसमेंट ना करें प्लीज। लेकिन ये कि इंस्टेंट आपकी रेमेडी मैं ये कहूंगी कि ऑल्टरनेटिव, कि ओके। कभी आपके पास ये चीज नहीं है, एज एन ऑल्टरनेटिव आप कोकोनट ऑयल में सॉल्ट मिला लें, आप कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा पिंच बेकिंग सोडा डाल सकते हैं और आप उसे स्क्रब करके थोड़ी देर छोड़ें अपने दांतों को और फिर दोबारा मुझे दुआ दें। चलिए जी, बिल्कुल हम आपको दुआ देंगे। इसी तरीके से आप अच्छी अच्छी रेमेडीज हमें बताते रहें। बहुत शुक्रिया नौरीन आपके लिए, आपके टाइम के लिए। अच्छा जनाब, ये जितनी भी रेमेडीज नौरीन ने बताई है ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि वो ये कहती हैं कि वो ये क्लेम करती हैं कि भाई ये रेमेडीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है और ये रेमेडीज़ आप करें, हार्मफुल नहीं है। सो प्लीज़ आप इसको ट्राई करें और ज़रूर फिर आप हमें फीडबैक दें। और नौरीन से भी फिर जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो फिर आपको मजीद बहुत सारी चीज़ें जो बता सकती हैं। शो में या वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको पता है हम क्या करने जा रहे हैं। हम सिखाने जा रहे हैं आपको सेल्फ डिफेंस, कि आप अपना दिफा कैसे कर सकते हैं। वेलकम बैक। सेल्फ डिफेंस के हवाले से हम बात करेंगे और ये सीखना और सेल्फ डिफेंस आना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है ना वो नर्व्स का होता है। अगर आपको अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल है तो आप पैनिक सिचुएशन में भी बाहर आ सकते हैं, उस सूरत हाल से ओवरकम कर सकते हैं अपने आप को। अब आपके साथ कोई हादसा हो गया और अभी रिसेंटली जो है वो जो हादसा हुआ है बिल्डिंग के अंदर, जो ये आग लगी है, ये जो आग लगने का वाक़या हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग कामयाबी से बाहर आए हैं, या इस तरह के वाक़यात में जो लोग कामयाबी के साथ अपने आप को रेस्क्यू करते हैं या जो रेस्क्यू एहलकार उनको रेस्क्यू करवाते हैं, उसमें सबसे पहला तगड़ा काम होता है जी नर्व्स पे कंट्रोल करना। यानी एक सिचुएशन पैनिक वाली सिचुएशन है, आग लगी हुई है, आप बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। अब आपको पता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप जो है वो कुछ भी हो सकता है, आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी है। तो ऐसी सूरत हाल में किस तरीके से फिजिकली वर्क करना है, अपने आसाब को कंट्रोल करना है, और इसके अलावा भी जो दीगर सिचुएशंस होती हैं ख़वातीन के साथ, मुख्तलिफ 6 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें कंजेक्टिवली ख़वातीन को जो है वो परेशानी होती है, और अगर उनको सेल्फ डिफेंस आता हो तो वो इस सूरत हाल से बाहर आ सकती हैं। इस पर बात करने के लिए सेल्फ डिफेंस कोच ज़ैनब अंसारी ने हमें ज्वाइन किया। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं ज़ैनब? वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये बताएं कि आजकल ना सेल्फ डिफेंस की बड़ी ज़रूरत है, स्पेशली ख़वातीन को। वैसे तो आप 6 डिपार्टमेंट्स में काम करती हैं सेल्फ डिफेंस के ऊपर, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल सेल्फ डिफेंस से, कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आग लग जाए बिल्डिंग के अंदर, ऐसी सिचुएशन हो कि घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, कोई घर में कोई चीज़ जो है वो ऐसे गिर जाए, या सिलेंडर का धमाका है खुदा ना खास्ता, या फिर बहुत सारे ऐसे हादसात होते हैं, या फिर बारिश है, आंधी है, तूफ़ान है, आप घर में मौजूद हैं और आपको बाहर निकलना है, या आप किसी बिल्डिंग में मौजूद हैं और आपको बाहर निकलना है, तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है कि किसी भी शख्स को सडन सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए और अपना दिफा करना चाहिए? Well, you have to keep in mind कि preparation is key. Self defense सिर्फ और सिर्फ preparation है। Okay. अब for example आपको ये नहीं पता हो कि आग लगी, फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे, और आपने स्टेप्स क्या लेने हैं, तो आप उधर ही फ्रीज हो जाएंगे। जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की है कि आपको नर्व्स पे काबू रखना चाहिए, तो आप इस तरीके से काबू कर सकते हैं। आप अपनी प्री ट्रेनिंग करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल फायर इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज सिचुएशन नहीं है जिससे लोग निकल सकते हैं। ज्यादातर लोग आग से नहीं मरते हैं। अगर हलाक होता है तो वो स्मोक इनहेलेशन से होता है। बिल्कुल। तो स्टेप नंबर 1 स्मोक को अवॉइड करते हैं। किस तरह? स्मोक ऊपर जाती है। लोग जो गलती करते हैं वो भाग रहे होते हैं उस टाइम पे। अब वो खड़े होकर भाग रहे हैं, यू डोंट डू दैट, यू गो डाउन ऑन योर नीज और या ऑन द ग्राउंड, और आप अपने आप को क्रॉल करके निकालता है, क्योंकि सारी स्मोक बाहर है एंड उस तरीके से वो ऑक्सीजन डिप्रिवेशन नहीं होती है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, क्योंकि स्मोक है, आपने अवॉइड करना है उसकी स्मेलिंग, तो अगर आपके पास कोई कपड़ा है, उस कपड़े को अगर आप गीला कर सकते हैं इवन बेटर, बट अगर गीला नहीं कर सकते आप अपने नाक को कवर करें व्हेन यू आर कमिंग आउट। नंबर 3, अगर
आपके जिस्म पे आग लगे, लेट्स से कपड़ों पे आग लगे, इस तरह का सिचुएशन है। अब एक और गलती मैंने देखा है लोगों को करते हुए, जिसपे उनको 3rd डिग्री बर्न्स होती है, कि वो भागते हैं। अगेन, भागना नहीं है आपने, राइट? इसके 4 स्टेप्स हैं: स्टॉप, ड्रॉप, रोल, ब्लैंकेट। ये 4 स्टेप्स इसके बकायदा। तो आप रुकते हैं ताकि ऑक्सीजन फीड ना करे आपके इस आग में। आप नीचे गिरते हैं फौरन और फिर रोल करते हैं। उस रोलिंग के अंदर जो मिट्टी होती है, मिट्टी इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गेट आउट फायर। अगर इलेक्ट्रिकल फायर है, आप पानी नहीं फेंकता है क्योंकि वो आग और बढ़ेगी, राइट? सो उसके लिए यू नीड टू ऐड मिट्टी, राइट? तो सैंड रखते हैं काफी फैक्ट्रीज पे और स्पेसेस पे। इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट लेकर अगर आपके ऊपर भी आग लगे, आपने जमीन पे गिरना है, आपने फौरन मिट्टी ढूंढनी है। एंड उस वक्त क्योंकि आप इतनी एक्सट्रीम स्ट्रेस सिचुएशन में, तो लोगों को हम यही कहते हैं कि आप ड्रॉप करें और रोल करें। इट्स द क्विकेस्ट थिंग यू कैन डू एट दैट टाइम। सही। उसके अलावा भी जो आप स्टेप्स लें कि आप प्रिवेंशन पे जरा काम करें। सेल्फ डिफेंस इज ऑल्सो प्रिवेंशन, राइट? कि एक सिचुएशन क्यों हो इन द फर्स्ट प्लेस। तो उसको प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका अपनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग देखें, किस तरह आपकी फ्लेमेबल मटेरियल्स किस तरह है। अब आई यूज्ड टू बी अ फैशन डिजाइनर बैक इन द डे, एंड मेरे गोदाम में 2 दफा आग लग चुकी है। सो मुझे पता है एग्जैक्टली किस तरीके से होता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रोटोकॉल्स कहाँ आपके खराब होते हैं जिसकी वजह से होते हैं। सो नंबर 1, मेक श्योर कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हों। लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं उन लोगों को कहती हूँ कि अगर आप वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, आप एक बकेट ले, एक बकेट के अंदर आप ये डाल दें मिट्टी, और वो कीप इट नियर यू। अगर घर पे आग लगे, जनरेटर पे आग लगे, हमारे साथ उस दिन हुआ था एक सिचुएशन के जनरेटर से वो धुआं निकलना शुरू हो गया था, एंड साइड से आग लगना शुरू हो गया था, एंड वी वर वेरी स्कैर्ड। सो घर पे मेरे बेकिंग सोडा पड़ा हुआ था, बहुत सारा। मैंने वो इस्तेमाल किया, बेकिंग सोडा। तो मेन आइडिया इज दैट देयर आर मेनी टूल्स इन द हाउस जिससे आप आग खत्म कर सकते हैं, बट वो टूल्स घर में रखना पहले जरूरी है। सही, राइट? तो अगर आप ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, मिट्टी रखे, आग बुझाने के लिए आप कह रही हैं बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मतलब बेकिंग सोडा आपके घर में पड़ा था, मतलब इंस्टेंट क्या किया फिर आपने ना, जरा बताइएगा तफसीली तौर पे। अब इतना बड़ा पैकेट था, सो वो देन मैंने लिया, काटा, एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड पुटिंग इट ऑन। क्या करते हैं, बेकिंग सोडा इट इज आल्सो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इनसाइड अ फायर एक्सटिंग्विशर। सो मैंने बस वो एकदम से मेरे दिमाग में आया था उस वक्त, अगेन क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है, राइट? सो इंस्टेंटली आपके दिमाग में आता है अच्छा ये सोल्यूशन है, एंड वी जस्ट पुट इट ऑन एंड द फायर वाज आउट, बट इट वाज नॉट अ वेरी बिग फायर। ये जो आग जो हमने गुल प्लाजा में देखा होते हुए, वो उसके 2-3 वजह हैं। नंबर 1, उधर क्लोज स्पेसेस हैं। ओके, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये ज्यादातर हमारे मार्केट के अंदर जगह है। 2000 के बाद जो बिल्डिंग्स बनी है उसमें फायर एग्जिट्स बनी है। 2000 से पहले जो बिल्डिंग्स है ना, वो उनके अंदर फायर एग्जिट्स और ये एस्केप रूट्स नहीं बने हुए हैं। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट फायर इंसिडेंट। फैक्ट्रीज पे आग लगती रहती है इधर कराची में, इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम ओवर हियर। Bigger companies they do put protocol, smaller companies, हमारे यहाँ एक नेशनल पास टाइम है ना, जुगाड़ करे। तो मैं लोगों को कहती हूँ जुगाड़ ना करे, क्योंकि जुगाड़ ऑलवेज लैंड्स अप इन सिचुएशंस लाइक दिस, राइट? सो गुल प्लाजा में दूसरा जो इशू था कि कपड़ा बहुत था, फ्लेमेबल मटेरियल था, और बहुत सारा प्लास्टिक की वहाँ पर चीजें थी और बहुत इस तरह का सामान था वहाँ पर, जिसकी वजह से जो आग है वो मजीद भड़की, और इतनी भड़की कि बस अल्लाह ताला रहम करे इस तरह के वाकयात दोबारा देखने को ना मिले। चलिए जी जैनब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए शो में। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर जैनब से पूछेंगे कि जो सेल्फ डिफेंस की ये जो है कितने दिन की होती है, इसमें ख़वातीन को जो है क्या क्या सिखाया जाता है, और आसाब पे कंट्रोल करना, अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना, किसी मुसीबत में आप कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा सडन हो जाए, आप घर में अकेले हों, तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है सेल्फ डिफेंस के हवाले से कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कैसे की जाए, इसमें कितने जो हैं वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर काम करना पड़ता है। जाहिर सी बात है आपके नर्व्स हैं, इसके अलावा आपका एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग है, फिर ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी है, फिर आपका डर है जिसको आपने निकाल के बाहर फेंकना होता है कि आपने अपने आप को कैसे बचाना है, घर में बाकी लोग जो मौजूद हैं उनको कैसे बचाना है। जैनब हमारे साथ मौजूद है। जैनब कंटिन्यू कीजिए और बताइए, जिस तरीके से आप बता रही थी स्टेप टू स्टेप के कितने इसके जो है डिपार्टमेंट्स होते
सकते हैं और दिमागी तौर पर इंसान को कितना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो उसमें सबसे पहले उसका जो रिएक्शन है उसका अपना रिएक्शन होता है कि वो किस तरीके से उस मुसीबत के ऊपर कंट्रोल पा सके और समझ सके कि उसके सराउंडिंग्स में जो है वो क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि कभी कभी होता है कि सडन कुछ चीज़ें हो रही है तो आपको पहले ये समझते समझते इतना टाइम लग जाता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई स्टार्ट विद फ्रॉम द टॉप। देयर आर 6 एरियाज ऑफ सेल्फ डिफेंस पे हम काम करते हैं। सही। वर्बल, साइकोलॉजिकल, लीगल, फाइनेंशियल, डिजिटल और आखिर में फिजिकल। लोगों को लगता है कि सबसे पहले फिजिकल सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। आई डोंट अग्री विद इट। मैं 8 साल से सिखा रही हूँ। फिजिकल सेल्फ डिफेंस सिखाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली औरतों को। जब तक अगर आपकी वर्बल सेल्फ डिफेंस और साइकोलॉजिकल सेल्फ डिफेंस पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हाथ है, स्पेशली लीगल और फाइनेंशियल में भी, आपको जरूरत नहीं पड़ती है फिजिकल इश्यूज, अब्यूज भी शुरू होती है बहुत अरसे बाद। वर्बल अब्यूज के बहुत रेयर केसेस है कि फिजिकल अब्यूज पहले शुरू हो। पहली चीज। सेकंड थिंग, अब्यूज घरों में ज्यादा होता है। घरों में ज्यादा होता है। लोगों को लगता है कि बाहर सड़कों पे होता है। वी डोंट हैव अ स्ट्रेंजर डेंजर इशू। हमारा लो ट्रस्ट सोसाइटी है, हम बाहर चलते नहीं है, सो हमारे वैसे ही स्ट्रेंजर डेंजर नहीं होता है। और वैसे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स अ लॉट सेफर फॉर अ वुमन टू वॉक आउटसाइड। लोग ताड़ेंगे जरूर, मगर इट्स घूर के देखना तो लाजमी है। ये तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों की, ये कोई अलग ही प्रॉब्लम है। और ये मैंने देखा है कि ऐसे जैसे कि पता नहीं कोई अलग से कोई मखलूक आई हुई है, मतलब अपना भी टाइम जाया कर रहे हैं आप। इतना टाइम होता है लोगों के पास कि लोगों का जो है ना वो घूरें, फिर उनको इरिटेट करें, उनको परेशान करें। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है यहाँ पे ज़ैनब। बट सिंध में रहने का एक जो खूबसूरती है कि हमारे पास एक बकायदा लॉ है इसके लिए कि if you catch somebody eve teasing you, cat calling you, or staring at you, you can actually report it. You know, so and there are girls that I know who do use it. But again, I would definitely say कि मर्द पे इधर थोड़े से फर्क है। इधर बिल्कुल एक अलग, अगर खुदा ना खास्ता हमारे साथ कुछ होता है गाड़ी के साथ या कोई भी चीज होती है सड़क पे, तो 40 मर्द उधर ही फौरन आ जाते हैं मदद करने के लिए। दिस इज समथिंग आई हैव ग्रोन अप इन इस्लामाबाद एंड लाहौर एंड आई फील लाइक इट्स वेरी डिफरेंट इन कराची। द मेन हियर आर वेरी डिफरेंट। ये पता है मर्दों से बहुत फर्क पड़ता है एक शहर के माहौल से। वैसे तो इट्स रियली ग्रेट हियर कि वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लोगों की। डेफिनेटली वो आते हैं, आपकी मदद करते हैं। लेकिन ये जो मुख्तलिफ केसेस है ना, मैं उसमें बता रही हूँ, ये सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड जो ये स्टेयरिंग केस है या वो वो आई टीजिंग है, ये वो वाला केस मैं आपके साथ में डिस्कस करूँ। So we have to first see कि डेंजर किस तरफ है। Is it really dangerous or not? अब ये पूरी कन्वर्सेशन है कि हाउ डू यू असेस अ प्रॉब्लम। हम अपने सेल्फ डिफेंस में हाउ टू स्पॉट डिसेप्शन, हाउ टू स्पॉट लाइंग, हाउ टू स्पॉट मैनिपुलेशन, इस तरह के रेड फ्लैग्स एक्चुअली सिखाते हैं बकायदा कि कौन कौन सी चीजें आपने देखनी है। अब आई एम गोइंग टू पुट दैट अप ऑल असाइड। थोड़ी सी इस पे मैं फोकस करना चाहती हूँ वर्बल सेल्फ डिफेंस पे। ज्यादातर विमेन आर टॉट टू बी सबमिसिव। हमें सिखाया नहीं जाता है कि जवाब किस तरह दिया जाता है, और आवाज हमें बताई जाती है कि आवाज अपना हल्का रखें। अब ऐसे सिचुएशन जब आपको इतनी ट्रेनिंग और कंडीशनिंग हो जाती है ना इस चीज के अंदर, तो जब आपको अपने लिए बचाने के लिए चीखना होता है ना, आपकी आवाज नहीं निकल पाती है। राइट। सो आई टेल पीपल कि यही जो चीज हम लड़कियों को सिखाते हैं कि नहीं, औरतों को चुप करके बैठना चाहिए, इसी वजह से वायलेंस एक्चुअली क्रिएट हो रही है। एक सिचुएशन आसान आप पैदा करें, एक प्रेडेटर जिसने एक विक्टिम ढूंढना है ना, आपने उसकी जिंदगी आसान कर दी है कि हाँ, आप पहले तो एक औरत को इतना डिसएम्पावर करते हैं कि वो वैसे विक्टिम के लिए आसान हो, और फिर जब औरत के साथ हादसा हो तो फिर आप उसी पे ब्लेम करें कि गलती आप ही की हुई होगी। गलती आपकी, बिल्कुल। यू नो, सो आपने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिसमें वो औरत के पास जाने की जगह ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, तो फिर वो करती क्या है? तो वो खड़ी होती है, वो आवाज बुलंद करती है अपनी, ऐसे अपने हक के लिए। सो अब वो सारा अगेन वर्बल सेल्फ डिफेंस वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो बात की है ना अपने नर्व्स पे काबू रखना, मेरा जो सबसे पहला चैप्टर है ना हर सेल्फ डिफेंस सेशन में, इट्स कॉल्ड द न्यूरो साइंस ऑफ फियर। और मैं एक्चुअली बकायदा सिखाती हूँ कि आपके जो दिमाग है ना, आपके 2 हिस्से है, आपके सामने वाले हिस्से, पीछे वाला हिस्सा। जो सामने वाला है इसको मैं होश ब्रेन बोलती हूँ, पीछे वाला है वो जोश ब्रेन बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये आपकी कॉग्निशन, एनालिटिकल स्किल्स, फ्रंटल लोब, यस वो है। जो आप पीछे वाला साइड है इसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। इधर ही से आपका कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन और ऐसी चीजें निकलती हैं जिससे आपको
हाँ। शायद एम्बैरेसमेंट या गिल्ट या एंगर या जो ऑल द नेगेटिव जो चीजें ना इमोशंस में वजह से पैदा होती हैं। आपका मेन चीज है जिंदगी में कि इस पे काबू पाना। राइट। और ज्यादा तो लोग नहीं काबू पाते हैं, ओके, जिनको हम कहते हैं सोए हुए लोग हैं, ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, राइट। तो ऑटो पायलट से जब आप वो जब कोई निकलते हैं, बड़ा तो आप हादसा या सान्या होता है ना, तो वो अचानक से फिर जागते हैं कि ओहो हो, ये कुछ हो गया, हमने पहले से चीजें मेंटेन नहीं करके रखी हुई। यस, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है इसको। एंड जो होश ब्रेन है, इसमें जो कॉग्निशन की जो बात है, थिंकिंग है, इनोवेशन है, दीज द गुड थिंग्स, राइट, द क्रिएटिविटी, वो इधर से आती है। अब जब आपका जोश ब्रेन एक्सट्रीम हाई पे चल रहा होता है, हर वक्त सर्वाइवल पे आप चल रहे होते हैं, इंस्टिंक्ट, तो आप मुश्किल ये है कि आप अपनी कॉग्निशन को सही तरीके से चला सकते हैं। और ये चीज आपको बहुत सही वाजे होती है जब आप बाहर ट्रैफिक पे जाते हैं और आपको नजर आता है कि कोई ये वाला हिस्सा नहीं काम कर रहा है, किसी का सो सड़क पे, राइट। बट दिस इज द प्रॉब्लम, जब आप एक ऐसे लो ट्रस्ट, पाकिस्तान इज अ लो ट्रस्ट सोसाइटी, राइट, हाई ट्रस्ट सोसाइटी जैसे यूरोप में है, तो लोग बाहर चलते हैं, चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वायलेंस हर जगह होती है डेफिनेटली, बट उधर फिर भी हाई ट्रस्ट है, वो फिर भी ये चीजें कर सकते हैं, वो फिर भी कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स और ये चीज उनके लिए नॉर्मल है। हमारे यहाँ पे लिए एक्चुअल normal में है ये रिपोर्ट्स नहीं situation। होते ना, एक्चुअल जो वाकयात होते हैं ना, वो रिपोर्ट्स नहीं होते, इस वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है सेल्फ डिफेंस के लिए लोगों को मैं कहती हूँ होश में आना। ओके, एक दफा आप होश में आ जाएंगे, आपकी कॉग्निशन चलनी शुरू हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल, आपको ट्रेनिंग दे दी हमने, लेट्स से आपके ऊपर एक अटैक हो रहा है, हमारे भी सेल्फ डिफेंस के स्टेजेस है जो हम सिखाते हैं। पहला स्टेज ये है कि पहले क्या किया जाए, कौन कौन से रेड फ्लैग्स देखना चाहिए, कौन अपने आप को पहले से किस तरह प्रिपेयर करे। जैसे लेडीज को मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ विटामिन डी डेफिशिएंसी पाकिस्तान के अंदर है, अब घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, राइट। सो अब विटामिन डी डेफिशिएंसी जब है, तो उसका मतलब है कि आपका कैल्शियम बोन्स पे नहीं अब्सॉर्ब हो रहा है। हाउ इज दिस कनेक्टेड टू सेल्फ डिफेंस? कि आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है बॉडी में। स्ट्रेंथ असल में प्रॉब्लम ये है कि बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, फिर उस तरीके से आप एक्टिवली सोचते नहीं है, फिर रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, मुझे ज़ैनब ये बताएं कि एक खातून है, वो घर में मौजूद है, खुदा ना खास्ता उनके साथ ये हादसा होता है कि घर में आग लग जाती है, उनको फौरी तौर पे करना क्या चाहिए? या घर में कोई पानी जो है ना वो ऐसे आ जाता है कि पानी खुल जाता है या पानी भर जाता है, या फिर इस तरह से हो कि भाई कोई चीज़ गिर जाती है, या कोई भी ऐसा सडन हादसा, और खातून है, उनको क्या करना चाहिए? अगर उनके बच्चे हैं, उनको कैसे रेस्क्यू करना चाहिए, किस तरीके से? सबसे पहले कौन सा ऐसा स्टेप है जो कोई भी खातून या कोई भी शख्स अगर घर में मौजूद हो अकेले और उसके साथ कोई भी हादसा हो, तो वो स्टेप, पहला स्टेप जो है वो स्टार्ट करे, इनिशिएट करे और फिर आगे रेस्क्यू करना शुरू करे? मेरे सिचुएशन में मैं बता सकती हूँ मेरा क्या रिएक्शन होता है। सबसे पहले कोई भी हादसा एकदम से हो, तो अब आई ट्रेन माई सेल्फ कि वो पहले 2 सेकेंड आप पहले रिलैक्स करें। अच्छा, आई नो इट्स डिफिकल्ट, स्ट्रेस बढ़ना है, क्राइसिस सिचुएशन है, बट आपके दिमाग नहीं काम कर रहा, आप पैनिक करेंगे, आप सही डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। So, सबसे पहले आपको पता है क्राइसिस हो रहा है, अपने आप को कंट्रोल करें, कंट्रोल योर रिएक्शन इंस्टेंटली। 2 सेकंड में आपकी ट्रेनिंग किक इन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ट्रेनिंग हुई भी है, लेकिन ज़ैनब, इशू ये है कि जिस खातून के साथ, जिस मर्द के साथ, जिस बच्चे के साथ घर में अगर कोई हादसा हो रहा है, तो वो हादसे के वक्त 2 मिनट या थोड़ी सी देर वो रिलैक्स नहीं कर सकते, उनको इंस्टेंटली फौरन से, या हाँ बिल्कुल 2 सेकंड, या उनको इंस्टेंटली ना भागना होता है, या उनको ये देखना होता है कि हम किस तरीके से जो है ना वो पहला स्टेप क्या करें, दरवाजे की तरफ भागें, या हम क्या सिचुएशन जो है वो क्रिएट करें कि हम अपनी भी जान बचा लें। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि सिचुएशन कैसी है। अगर हादसा इतना सिवियर है कि आपके पास सोचने का भी टाइम नहीं है, फिर तो यूजलेस है ना। लेकिन ऐसे हादसा जो कि आपको पता है कि जी तूफान आ रहा है, आपको पता है जी सैलाब आ रहा है, खुदा न खास्ता, आपको पता है जी कोई और ऐसी हवाएं तेज चल रही हैं, आपको पता है कि नहीं जी अभी चंद मिनट्स हैं, अभी आग उधर लगी है, तो उस टाइम पर क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि सडन हादसे में तो देखिए कोई भी कुछ, वो तो सोचने के काबिल भी इंसान नहीं रहता, बट वो वाली सिचुएशन जैसे कि कहीं आग भड़क गई है, आपको पता है कि ये वाला प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें क्या करें? ओके, सो आग में आपने बाहर निकलना होता है, यू हैव टू रन आउट ऑफ द बिल्डिंग। अर्थक्वेक होता है तो यू हैव टू स्टे वेयर यू आर। ओके, Okay, so you scenario बिल्कुल फर्क हो जाता है। You have to stay where you are, and you have to pull 2 objects which are bigger than you. You have to go on the ground and you have to pull it above you, not completely above you. ऐसा ना हो कि मलबा आपके ऊपर गिरे तो डायरेक्टली वो डेस्क और उसके नीचे आप स्क्वीज हो जाएं। बट अगर डेस्क है तो 2 डेस्क किस तरह रखे कि बीच में देयर इज स्पेस। सो
अर्थक्वेक के बिल्कुल अलग प्रोटोकॉल होते हैं, आग के बिल्कुल अलग प्रोटोकॉल होते हैं। टोर्नेडो जो वार्निंग्स होती है बाहर, तो हाँ, क्या कहते हैं tornado, कि हाँ, आप लोअर ग्राउंड पर आ जाए। lower ओके, ground, जब सुनामी वार्निंग्स होती है तो आप घर से निकल के अपर ग्राउंड पे जाए, सही, राइट। तो हर वार्निंग का एक, आई फील लाइक एवरीबॉडी शुड लर्न। हमारे स्कूल में ये सिखाना चाहिए। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पाकिस्तान के नाम से, जहाँ हम 24 यूनिवर्सिटीज में यही चीजें सिखा रहे हैं, सही, राइट। और हमने बिल्कुल, अभी फायर और अर्थक्वेक सेफ्टी पे करवाया था ये ट्रेनिंग। हाँ, और उसके फौरन बाद अभी मुझे कुछ दिन पहले वन ऑफ माय स्टूडेंट्स कॉल्ड मी एंड सेड कि उसके घर में आग लगी थी। ओके, ओके, और उसी के 4 दिन बाद आग लगी थी। जब उनको बताया, सिखाया था कि करना क्या है, and he said that with less than 5 minutes my whole house was outside, everything was sorted। चलें जी, अगर आपको पता है क्या करना है ना, तो हाँ, प्रॉब्लम इतनी लंबी नहीं होती। एंड दैट्स बाय द वे, तो अभी तो हम ये जो सेफ्टी 6 की बात कर रहे डिपार्टमेंट्स हैं ना। आपने बताए हैं सेल्फ डिफेंस के, इसके ऊपर काम करना हर खातून के लिए, हर किसी के लिए बड़ा ज़रूरी है, ताकि लाइफ में कोई भी इस तरह का सान्या हो सके, कोई भी वाक़या हो सके, तो वो उससे कोशिश कर सके, बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, लेकिन कोशिश कर सके कि वो उससे बाहर निकल आए। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपके टाइम के लिए, और आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की और बहुत मुफीद बातें हैं जिनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर हम यही नहीं सीखेंगे कि हमें मुसीबत पे कैसे रिएक्ट करना है, तो मुसीबत तो बढ़ जाएगी ना, और मुसीबत बढ़ानी नहीं होती, मुसीबत कम करनी होती है। और मुसीबत कम करने के लिए, परेशानी कम करने के लिए सब्र शुक्र भी करें, अल्लाह से भी दुआएं मांगें, लेकिन साथ साथ अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखें। ये वही नर्व्स हैं जिनका जिक्र अक्सर मैचेस में भी आपने सुना होगा कि भाई अगर थोड़ा सा नर्व पे कंट्रोल हो जाता तो 2-4 छक्के चौके और लग जाते, 10 रन ज़्यादा बन जाते, लेकिन क्योंकि पैनिक हो गए तो बस उसके बाद फिर उन्होंने बाउंड्री से बाहर फेंका और वो कैच हो गया। तो कैच आउट नहीं होना आपने जो है वो बाउंड्री के अंदर रहना है और अच्छे से खेलना है, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना है। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हुमैरा नाज हमें ज्वाइन करेंगे और हुमैरा नाज से करेंगे हम ढेर सारी बातें। और आज हम उनसे ये पूछेंगे कि हुमैरा ये बताइए कि घने स्याह लंबे चमकदार बालों का राज क्या है। वेलकम बैक भाई। अब कुछ बात कर लेते हैं, घने से या चमकदार बाल कैसे मुमकिन है। और मुमकिन तो है, लेकिन इसके लिए आपको फोकस करना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता है। लेकिन जो रेमेडीज़ हम आपको बताते हैं, अगर वो आप रेगुलर ट्राई कर रहे हैं तो दैट विल इफेक्ट यू। लेकिन अगर आप ये रेमेडीज़ आप रेगुलर ट्राई नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद जो है ये आपको इफेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन आज हमारे साथ इस सारे सिनेरियो पर बात करने के लिए कि लंबे से या घने चमकदार बाल कैसे होंगे, इसके अलावा आज हम ना एक और टॉपिक भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके गाल सूखे हुए होते हैं, वो उसका क्या इलाज करें। और इसके अलावा कमर दर्द एक ऐसा इशू है जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। तो भाई आज हमने 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है कि लंबे बाल, सूखे गाल और इसके अलावा कमर दर्द, इसका क्या हल है। बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो हुमैरा नाज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सबा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं हुमैरा कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हुमैरा, ये लंबे बाल जो हैं ये कैसे मुमकिन है, घने भी हों, स्याह भी हों, चमकदार भी हों, इसकी जल्दी से रेमेडी बताइए भाई। देखो, बालों को लंबा करने से बेहतर है बालों को मजबूत किया जाए और मजबूत घना किया जाए, हाँ। लंबे तो बहुत सारे बाल मैंने देखे, लेकिन वो नीचे से एजेस इतने बुरे होते हैं कि वो लंबे बाल खूबसूरती नहीं नजर आती हाँ, उसमें लेकिन ना। तभी तो मैंने उसके साथ वर्ड यूज किया है ना कि लंबे घने स्याह चमकदार। बाल, ये मेरे पास देखो एक चीज रखी हुई है, मेथी दाना, ठीक है। इसको मैं खाने का भी बताऊंगी, इसको मैं लगाने का भी बताऊंगी, और क्या क्या चीजें कर सकते हैं इससे, ये सारी चीजें बताऊंगी। ये बेहतरीन चीज है आपके बालों के लिए। ठीक, आपने करना क्या है कि रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में, थोड़े से पानी में भिगो दीजिए, ठीक है। ठीक। सुबह आपको उसको खा लेना है। और अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो इसका पाउडर बना के एम्प्टी कैप्सूल में फिल कर लें। 2 कैप्सूल रोजाना आपने सुबह खाने हैं नीम गर्म पानी के साथ। इससे आप ये देखिएगा कि आपके जोड़ों का दर्द भी गायब हो जाएगा और आपके बाल भी बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। साथ में आपने यही मेथी दाना किसी भी तेल में, जो आप तेल चाहें, आप तेल बनाना चाहें बना लें, मेथी दाना डालना है 1 पाव, कोई भी तेल ले लें, सरसों का या कोकोनट ऑयल, ठीक है। उस तेल में आपने 4 खाने के चम्मच मेथी दाना डालना है। और आपने नारियल का जो पक्का हुआ नारियल होता है ना, उसका ऊपर का जो छिलका बाल नहीं होते जो ब्राउन वाले, जी, वो बाल थोड़े से जला के उस ऑयल में डाल देना है और 1-2 दिन रखने के बाद वो ऑयल लगाना शुरू कर देना। अच्छा सही। अच्छा, कितने दिन फिर वो लगाना है हुमैरा ऑयल?
लगाते रहें आप। देखो हर्बल चीजें जो होती है ना बहुत दिन के बाद जाके असरअंदाज होती हैं। आप कम से कम 15 दिन लगा के आप असर देखिए उसका। हाँ। और लगाने का तरीका ये है कि 2 घंटे लगाइए, अच्छी तरह फिंगर टिप से आपने ऐसे 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 करके मसाज करना है, बहुत ज्यादा हथेली नहीं लगानी है। हाँ। आपने फिंगर टिप से मसाज करना है और 2 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। आप देखिएगा कि आपके बाल जानदार होना शुरू हो जाएंगे। ये समझ लें ये हम खाद में पानी दे रहे हैं उसको पौधे को। सही, बिल्कुल। अच्छा, यानी कि वो थोड़ा आप लगाते रहें तो तब जाके असर होगा। अच्छा हुमैरा, ये बताएं कि हम ना, आप भी बहुत डिस्कस करती हैं मुझसे, मैं भी आपसे डिस्कस कर रही थी कि भाई आजकल जो है प्रोसीजर लोग बहुत कराते हैं अपने फेस के लिए, फेस कट के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए एंड ऑल दैट। बट आज एक टॉपिक आपसे डिस्कस करना है और वो है जी सूखे हुए गाल। बहुत सारे जो ख़वातीन होती हैं, बहुत सारे मर्द हज़रात भी ऐसे होते हैं जिनके गाल जो है बहुत सूखे सूखे से होते हैं, बहुत ज़्यादा गैप होती है और ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं यहाँ पर ऊपर की तरफ, आंखों के नीचे की तरफ तो फैट है लेकिन उसके नीचे जो है वो चीक्स के साइड पे जो है फैट नहीं है और उससे वो फिर स्टैटिक्स के पास जाते हैं, फिर वो इलाज कराते हैं। इसका क्या हल है? कोई होम रेमेडी ऐसी है जो बैलेंस कर सके आपके चीक्स को, आपके गालों को बेहतर कर सके विदाउट एनी प्रोसीजर? यस। जब हम प्रोसीजर्स करवाते हैं गालों को अंदर करने के लिए, तुमने देखा होगा ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, जी 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 है ना? जी 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 जी। आप गालों को वापस अपनी पोजीशन बनाने के लिए आप या तो बलून के अंदर हवा भरें, ये एक्सरसाइज बेहतर। अच्छा। बलून के अंदर हवा भरने से आपके गाल जो है ना, एक्सरसाइज मसल्स जो होते हैं ना बेसिकली उनको हमने स्ट्रेच करना होता है। वो मसल्स को आप स्ट्रेच करें और साथ में आप कोई चीज ऐसी खाएं जो चबाने के लिए आपके जॉस काम करना शुरू करें। च्युइंगम इज बेस्ट। अच्छा, लेकिन च्युइंगम तो कहते हैं ना कि फैट को बर्न करती है और फिर वो च्युइंगम अगर आप खा रहे हैं तो गाल जो हैं वो थोड़े से वैसे हो जाते हैं। हाँ। च्युइंगम ये वाला फैट बर्न करती है। अच्छा। यहाँ के लिए मैंने कहा ना आपके जो मसल्स है ना उनको मतलब एक एक्सरसाइज चाहिए बेसिकली साथ में। सही। और साथ में आप बलून्स की, जिस तरह बलून में हम हवा भरते हैं ना, ये वाली एक्सरसाइज आपने ज्यादा करनी है। ठीक है, तो उससे जो आपके गाल हैं, जो सूखे हुए गाल होते हैं, जो इस तरह से होते हैं, बहुत अनशेप्ड होते हैं, वो बेहतर हो जाएंगे, बेहतर हो जाए। सही। अच्छा, ये बताएं कि कमर दर्द का क्या हल है, कमर दर्द का क्या इलाज है? आजकल लोग ना हर तरह से ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई कमर दर्द है, थोड़ा सा बैठ गए कमर दर्द हो गया, ज़्यादा चल लिए कमर दर्द हो गया, बर्तन धो लिए कमर दर्द हो गया, एक्सरसाइज कर कर आगे कमर दर्द हो गया। तो डेफिनेटली अगर एक्सरसाइज करने के बाद भी लोगों को बैक पेन फील हो रहा है तो डेफिनेटली कोई इम्यूनिटी कम होगी या कोई ऐसी ग़िज़ा कम होगी, तो उसके लिए किस तरह से इसको कवर अप किया जा सकता है बैक पेन को? कमर दर्द की बहुत सारी वजूहात होती हैं। ये नहीं है कि हर एक को एक ही वजूहात के बिना पे हम रेमेडी बता दें। कमर दर्द कभी कभी आप कोई चीज उठाते हैं, वजन उठाते हैं, उसकी वजह से चुक पड़ जाती तो कमर दर्द आ जाता है। कभी कभी आपका काम का काम करने का जो तरीकेकार होता है वो इतना स्ट्रेस वाला होता है कि आपको बैक का, आप एक तो हमारे बैठने का जो तरीका है ना, बाज़ औक़ात लोग कमर को झुका कर बैठते हैं, तो ये वाला पोस्टर बहुत मायने रखता है। आप पोस्टर स्ट्रेट रखें अपना। साथ में मैं खाने की चीज बता रही हूँ, गर्मियों में आपने गोंद कतीरा लेना है और सर्दियों में आपने जो गोंद फूल होता है ना, जो हम तवे पे डालते हैं तो फूल जाता है, वो वाला गोंद लेना। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक। गोंद कतीरा गर्मियों में, सर्दियों में फूल गोंद जो आप खाने वगैरह के साथ खाते हैं। गोंद खाली आप किसी भी चीज में डाल के कोई नट्स है या कुछ है, इसको भून के रख लीजिए सर्दियों में, वो आप खाइए। और गोंद कतीरा गर्मियों में आप थोड़ा सा पानी में डालेंगे तो वो सुबह फूल जाएगा, वो शरबत में किसी भी चीज में मिला के आप ड्रिंक के तौर पे पी लें। इस गोंद से क्या होता है, इन दोनों गोंद में जेल होता है, वो जेल हमारे कमर की बोन्स की, जितनी भी बोन्स हैं, ज्वाइंट हैं, उनमें जाके वो उसकी डेवलपमेंट करता है। जहां आपका कभी किसी का कार्टिलेज खत्म हो जाता है, किसी के जो मोरे हैं वो हिले हुए होते हैं, तो ये वाली चीजें आपके खाने से आपका वो चीज जो है ना मजबूत करते हैं, बोन्स को मजबूत करते हैं। साथ में जो मेथी दाना मैंने अभी आपको बताया है, ये बेहतरीन है, ओमेगा 3 इसके अंदर बहुत बेहतरीन होता है। ओमेगा 3 वाली और कैल्शियम वाली जितनी चीजें आप खा सकते हैं वो खाएं। सिंघाड़ा बेहतरीन है। अगर आपने सिंघाड़ा, अभी सर्दियों में तो आया हुआ है, सिंघाड़ा बॉईल करके खाएं। गर्मियों में आप सिंघाड़े का पाउडर ले लें, चने का पाउडर ले लें, भुने हुए चने जो होते हैं, दोनों को मिक्स करें और उसमें मिश्री थोड़ी सी डाल लें। ये पाउडर दूध में डाल के आप रोजाना बच्चों को भी दें, आप खुद भी खाएं 1 चम्मच दूध में डाल के, और वैसे ही आप खा लें तो आप देखिएगा आपकी बोन्स मजबूत होना शुरू हो जाएंगी।
चले जी हुमैरा, बिल्कुल आप हमारे साथ ही रहिए। यहाँ पर वक्त हो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें, तो आपने कहीं नहीं जाना है। हम वापस आ रहे हैं और वापस आकर मजीद जो है वो हम रेमेडीज़ पूछेंगे हुमैरा से कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा माइग्रेन है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी बातें जो आज हमने हुमैरा से करनी है। तो आपने कहीं नहीं जाना, हम थोड़ी सी देर में वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सीरियल 10। वेलकम बैक। जल्दी से बात करेंगे माइग्रेन के हवाले से कि माइग्रेन अगर किसी को तो क्या होम रेमेडी है। हुमैरा हमारे साथ मौजूद है। हुमैरा, जल्दी से झटपट रेमेडी बताइए हमें कि माइग्रेन से कैसे निजात मिल सकती है। देखिए, माइग्रेन ऐसी चीज है कि इसमें आपको एक तो धूप से बचना होता है। जब रोशनी में आप निकलते हैं तो रोशनी में ना जाएं, लाइट बंद करिए। इसके लिए खाने पीने की ऐसी चीजें नहीं है। मैं एक एहतियात बता रही हूँ कि अंधेरे में रहें थोड़ी देर तक, और किसी खुशबू वाली चीज को ना छुएं उस वक्त, क्योंकि आपको जो खुशबू आपकी नाक से, आपके फ्यूम्स जो जाते हैं, उसकी वजह से आपका सर का दर्द और ज्यादा बढ़ रहा होता है। अब आपने करना क्या है, एक तेल बनाना है जिसमें आपने लेना है 7 अजवाइन, 7 पुदीना और 7 काफूर। ये अमृत धारा कहलाता है ये तेल। ये चीजें होंगी सॉलिड फॉर्म में। आपने किसी कांच की बोतल में इक्वल क्वांटिटी में तीनों चीजों को लेकर बंद करके रख देना है। 1 घंटे के बाद ये ऑयल बन जाएगा। अब आपने इस ऑयल को क्या करना है कि आपने यहाँ ये ऑयल सिर्फ लगाना है हल्का सा। थोड़ी देर लगाने के बाद इस मैं आपको बता रही हूँ, ये फिंगर से आपने थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करना है, क्योंकि माइग्रेन हमारा ना ये दिमाग की तरफ जा रहा होता है और वो नर्व्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लगा के थोड़ी देर रेस्ट करके लेट जाइए आंख बंद करके। आप देखेंगे आधे घंटे के बाद आपका सर का दर्द यूं गायब हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चले जी, ये रेमेडी लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि वेट लॉस के लिए, वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए। वजन कम करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन टोटका बता रही हूँ। ये आपने 1 महीना करके देखना है। महीने में आप लाजमी देखेंगे कि आपके कपड़े जो आपके टाइट हो गए थे वो वापस आना शुरू हो जाएंगे अपनी पोजीशन में। 1 गिलास आपको पानी लेना है। इसके अंदर आपने ½ टीस्पून सौंफ लेनी है। ठीक है, ये मैं डाल रही हूँ। ठीक है, सौंफ लेनी। ½ टीस्पून आपने सफेद जीरा ले लिया, इसमें डाल दिया। 1/4 टीस्पून आपने अजवाइन ली, ठीक, ये डाल दी। और ½ टीस्पून आपने मेथी दाना लिया। ठीक है, ठीक, ये डाल के स्टर कर लीजिए। और इस ग्लास को रात को ढक कर रख दीजिए। अच्छा, सुबह आपने इस पानी को पकाना है। जब ये आधा रह जाए तो छान के आपने ये पानी, समझ लें आपकी ये टी तैयार है। ठीक है, ये कावा तैयार है आपका। ये टी आपने पीना है। डेली पिए इस टी को। आप देखिएगा आपकी ब्लोटिंग कम हो जाएगी, आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, आपकी जहां जहां फैट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सही, सादा सा नुस्खा है, अगर आप कर लेंगे तो आप देखिएगा महीने के बाद आप अपना वेट इंचेस में चेक कीजिएगा, लाजमी आपके इंचेस गिरेंगे और आपकी स्वेलिंग रिड्यूस होगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इशू भी होता है ना हुमैरा, कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारा इतना वजन नहीं है लेकिन हमारी स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, हमें आंखों पे स्वेलिंग है, हाथों पे स्वेलिंग है, पांवों पे स्वेलिंग है। ये इशू लोग बहुत ज्यादा बता रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत इजी, मेरे ख्याल से हर किचन में ये सारी चीजें मौजूद होंगी। आप किचन की चीजों से ही आप ये सारा अपना वेट लॉस कर लेंगे। कहीं आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कराची में है अब सर्दी, कराची में है कभी ठंड, कभी है ठंड में कमी, कभी ऐसा कंजेस्टेड सा जो है वो वेदर हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग अभी 2 से 3 दिन पहले, बल्कि इनफैक्ट 3 से 4 दिन पहले हम सभी जो है वो बहुत ज्यादा सर्दी फील कर रहे थे और लोगों ने जो है वो ये सोचना शुरू कर दिया था कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा ठंड आ गई है। अभी कल परसों से लोगों ने जो है वो पंखे भी चला लिए। ये सीजन इफेक्ट कर रहा है लोगों को, और लोगों को हो रहा है नज़ला, बुखार, खांसी, क्योंकि क्या होता है कि आपका वेदर चेंज हो रहा है। कभी ड्राई हो रहा है, कभी वो बहुत ज़्यादा जो है वो उस तरफ जा रहा है कि बहुत ठंड की तरफ जा रहा है। तो इस सिचुएशन में ना क्या रेमेडी करनी चाहिए होम रेमेडी के? घर में आपको नज़ला स्टार्ट हो जाए, आपको सर दर्द स्टार्ट हो जाए, फीवर या फिर लेथार्जिक जो होती है ना कैफियत, उसमें क्या चीज़ फ़ौरन से इंस्टेंट रेमेडी जो है वो आपको बूस्टअप करती है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर करती है, आपको बेहतर करती है? देखो, ये ऑर्गेनिक है। अच्छा जी, बोले मेरा।
तो ये आपके पास ऑर्गेनिक हल्दी है, हाँ। जो मैंने घर में हमेशा बनाई होती है, ठीक है। सही। एक टुकड़ा दालचीनी का है, ओके। और ये काली मिर्चें हैं जो कि तो 3 से 4 मैंने काली मिर्चें ली हैं। समझ 3, 4, 5 इतनी काली मिर्चें ले सकते हो। सही। इसको आपने 1 कप दूध में पकाना है। ओके। इसको भी पकाना है, लेकिन ये रात में लेना है। अच्छा। पकाओ इतना कि बस एक उबाल सा आ जाए। हाँ। ये सारी चीजें उसके डिफ्यूज सी हो जाए सारे ना, ताकि आपको एक फ्लेवर पता चल जाए। हाँ। पकाने के बाद ये वाला दूध आपने रात को पीना है शहद डाल के। आपने हाफ टी स्पून या अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें शहद डालिए, हाँ। और ये वाला दूध आप रात में पिए। फिर वही कहूंगी कि हड्डियों का दर्द, बॉडी पेन, नजला, जुकाम, हाँ। ये सारी चीजें में दूर होती चली जाएंगी, और आपकी सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये मिल्क रात को डेली आप ये मिल्क पिए, हाँ। तो इंशाल्लाह तआला नजला, जुकाम, खांसी सब चीजें गायब हो जाएगी। सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। अच्छा ये बताएं कि जिन लोगों का हाजमा ठीक नहीं होता उनको क्या करना चाहिए? मैदा जो है वो भारी भारी होता है, वॉमिट सी आ रही होती है, खाना खाते हैं सही से हजम नहीं होता, उन लोगों के लिए भी कोई रेमेडी बता दें ताकि वो खा तो सके ना। ये मौसम तो है ही खाने का। ये मौसम खाने का, भूख तो बहुत लगती है, लेकिन यही है सबको एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आपको खाना हजम नहीं होता। इसके लिए आसान सा नुस्खा है। अभी मेरे पास इलायची मौजूद नहीं है, लेकिन ये सौंफ मौजूद है। अच्छा। आपने सौंफ और 2 इलायची, छोटी इलायची जो होती है ना हरी हाँ, वाली, हाँ, हाँ, 2 जी, जी, इलायची जी। और 1 चम्मच सौंफ मिला के डाल लें, फाँक लें, और ये चबाते रहें खूब। जब इसका अरोमा निकलता हाँ। रहे, खूब चबाना है आपको। सही। लेकिन हर खाने के बाद, यानी दोपहर और रात को खाने के बाद आपने ये इलायची और सौंफ खाना है, खूब सही। चबा के। आप देखिएगा आपका मैदे का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, ब्लोटिंग भी दूर हो जाएगी, और खाना हजम भी होगा आपका। खाना हजम भी होगा। अच्छा क्योंकि यही होता है ना कि बहुत सारे लोग ना क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा भी खा रहे होते हैं, उस वजह से भी उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, उनका हाजमा बेहतर नहीं हो रहा होता है। इसके अलावा कोई मतलब हेल्दी लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी टिप कि भाई कितनी देर वॉक करनी चाहिए या सारा कुछ क्या करना चाहिए, थोड़ा सा शॉर्टली बता दें टिप। देखो, वॉक तो बेस्ट है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आपने चलना फिरना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैदे का दर्द बहुत बुरा होता है, अगर बहुत बुरा दर्द हो रहा है तो फर्दर आपके घर में के पास मीठा सोडा घर में मौजूद होता है। आपने 1 कप पानी लेना है, उसके अंदर 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करना है, थोड़ी सी चीनी डाल लें या गुड़ डाल लें। ओके। वो डाल के और आधा लेमन स्क्वीज कर लीजिए। वो सिरप बना के आपने पी लेना है पानी में डाल के, और देखिएगा कि आपकी जो, क्योंकि गैसेस बबल्स बन रहे होते हैं ना बॉडी के अंदर, हाँ। वो फौरन आपके जाना शुरू हो जाएंगे और वो दर्द आपका बैठ जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया हुमैरा, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और इतनी सारी बेहतरीन रेमेडीज़ जो हैं वो हमारे साथ में शेयर की। तो हमारा मकसद जो है वो यही होता है कि हम आपके साथ में ऐसी चीज़ें शेयर करें जो आपके काम आए, जो आपके लिए मुफीद हो। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग सिटी एट 10।